ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। किस्त नंबर 22 ललकार। जुलेखा ने एक बार फिर थोड़ी सी मिन्नत समाइत की कि इन दोनों को और जहाने को इस मामले से निकाल दिया जाए। इमरान ने इस बात पर नीम रजामंदी ज़ाहिर की। इसके बाद जुलेखा को चारपाई से खोल दिया गया। उसकी गर्दन और बाजुओं पर गहरी खराशें थीं। ये ताज़ा खराशें आज ही खैंचातानी का नतीजा थी। जहाँ जहाँ रस्सी का बल आया था वहाँ उसके गोरे जिस्म पर निशान से पड़ गए थे। वो इन निशानों को सहलाने लगी। फिर उसने अपनी फटी हुई कमीज़ अलमारी में से निकाल कर हमें दिखाई। इमरान और इकबाल ने कमीज़ देखकर एक तरफ रख दी। इमरान के कहने पर वो चादर ओढ़कर चारपाई पर बैठ गई और एक बार फिर शुरू से अपनी रवादात सुनाने लगी। इस बार वो छोटी से छोटी तफसील भी बता रही थी। शौहर की मौजूदगी की वजह से सिर्फ इस रवादात का रोमानी पहलू मुख्तसर कर रही थी। उसकी बातों से पता चला कि वारसी नाम का एक बंदा भी 2 बार सेठ सिराज के साथ यहाँ आया था। इसकी ठोड़ी पर जख्म का एक पुराना निशान था। उसने भी आरफ खां और जहाने के साथ खुदाई में हिस्सा लिया था। एक ख़ास बात जो जुलेखा ने बताई वो ये थी कि सिराज और आरफ खान की बातों में अक्सर लाल कोठियों का जिक्र आता था। लाल कोठियाँ लाहौर में ही कोई जगह थी। वहाँ सिराज के अलावा आरफ और वारसी वगैरह भी जाते रहते थे। लाल कोठियों के साथ किसी मैडम का तज़किरा भी होता था। ये मैडम या तो लाल कोठियों वाली जगह पर रहती थी या फिर उसका भी वहाँ आना जाना था। इमरान ने जुलेखा से दरियाफ्त किया, तुम दोनों ने कभी उससे पूछा नहीं ये कौन सी जगह है? ख़ास तौर से तुम्हारे साथ तो वो हर तरह की बात करता था और बहुत सारा वक्त गुजारता था। इमरान का लहजा एक बार फिर मानीखेज था। जुलेखा की गर्दन झुक गई। नहीं जी, मैं सच कहती हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इमरान ने इकबाल और मुझसे एक साथ मुखातब होकर पूछा, हाँ भाई, तुम दोनों ने कुछ सुना लाल कोठियों के बारे में? इकबाल बोला, हरी कोठियों के बारे में तो सुना है। इस जगह को हरी कोठियाँ स्टाफ भी कहा जाता है। ये जगह समनाबाद लाहौर में है, लेकिन लाल कोठियाँ तो नहीं सुना। इमरान ने पुरसोच अंदाज में कहा, लाल कोठी, पीली कोठी, सफ़ेद कोठी, इस तरह के नाम तो अक्सर गली महलों में रख लिए जाते हैं। इस तरह तो रंगों के नाम से लाहौर में हज़ारों कोठियाँ होंगी, मगर यहाँ हमारे लिए थोड़ी सी आसानी मौजूद है। ये एक कोठी नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है। यकीनन ये कोठियाँ साथ साथ होंगी, इसलिए इन्हें लाल कोठियाँ कहा जाने लगा है। हाँ, जाहिर है लाल कोठी का नाम तो किसी भी बड़े शहर में बहुत सी जगहों का हो सकता है, मगर लाल कोठियाँ बहुत ज़्यादा जगहों का नहीं होगा। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तरक्की ज़रूर हो जाएगी। इमरान ने ज़रा शौक लहजे में कहा, अब तुमने दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो फिक्रा चुस्त करने से कहीं भी बाज नहीं आता था। जुलेखा का खामंद अब तक खामोश बैठा था। जो लगता था कि उसे सब कुछ देखने सुनने लेकिन खामोश रहने की आदत सी हो गई है। उसने खंकार कर गला साफ किया और ज़रा सीधा होकर बैठा तो इमरान ने पूछा, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो? वो पुरसोच अंदाज में मनमनाया, क्या लाहौर में कोई ऐसी जगह भी है जहाँ कबूतर वगैरह उड़ाने पर पाबंदी है? कबूतर उड़ाने पर? यह भला क्या बात है? इकबाल ने कहा, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना, और अगर कोई ऐसी पाबंदी हो भी तो पूरे शहर पर होती है, किसी एक जगह पर नहीं। तुम ये बात क्यों कह रहे हो? इमरान ने छींके से पूछा। बाजी वैसे ही एक दिन आरफ खान यहाँ मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दूसरा बंदा लाल कोठियों में था। वो आरफ को बता रहा था कि यहाँ किसी ने शिकायत कर दी है कि हमने कोठी में कबूतर रखे हुए हैं। अब नाज़िम का टेलीफोन आ गया है। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। ये तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, इकबाल ने कहा। कुछ गली महलों या कॉलोनियों में इलाके के लोग
खुद ही कबूतर पतंगबाजी वगैरह पर पाबंदी लगा लेते हैं या लगाने की कोशिश करते हैं। इमरान के चेहरे पर सोच की लकीरें थी। उसने बड़े ध्यान से छीदे की तरफ देखा। वो छीदे की बात पर गहराई से गौर कर रहा था। चंद लम्हे बाद उसने उंगली उठाई और बोला, मेरा ख्याल है हमें छीदे की इतला पर गौर करने चाहिए। वो हमें गौर करने की दावत दे रही है। क्या मतलब? इकबाल ने पूछा। मेरी मालूमात के मुताबिक लाहौर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हवा में परिंदों की मौजूदगी को पसंद की नज़र से नहीं देखा जाता। सिविल एविएशन वाले ध्यान रखते हैं कि इस इलाके की फ़ज़ा परिंदे पतंगों वगैरह से खाली रहे। सिविल एविएशन में कहाँ से आ गई? इसमें कहाँ से आ गई? इकबाल ने इस्तफसार किया। तुम शायद अखबार गौर से नहीं पढ़ते। अभी पिछले दिनों भी इस तरह की एक खबर आई थी। इंतज़ामिया के किसी आला अफसर ने कहा था कि हवाई अड्डों के इर्द गिर्द फ़ज़ा को साफ़ रहना चाहिए। दूसरी सूरत में जहाज़ को लैंडिंग और ओवरटेक के वक्त खतराक लाहक होते हैं। इस खबर में इलाके के अंदर सफाई सुथराई की ज़रूरत पर ख़ास तौर से जोर दिया गया था, क्योंकि कूड़े करकट की वजह से परिंदों की आमद बढ़ जाती है। हाँ, इस किस्म की खबरें आती रहती हैं, मैंने तायद की। कबूतरबाजी और पतंगबाजी पर पाबंदी वाली बात भी मैंने कहीं नहीं सुनी थी। मुतलका महकमे के किसी ओहदेदार ने कहा था कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके में ऐसे हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। इमरान ने वजाहत की। छीदे ने एक बार फिर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि आप ठीक सोच रहे हैं। इस रोज़ आरफ खान ने मोबाइल पर जो गल की थी वो इसी तरह की थी। उसमें थाने की बात भी हुई थी कि कहीं कबूतरों की वजह से कोई पर्चा वगैरह ना हो जाए। आरफ खान ने गाली देते हुए कहा था कि किसी की शामत नहीं आई है कि ऐसी छोटी सी बात पर हम पर पर्चा कराएं। कुछ देर तक इमरान, इकबाल और छीदे में इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही। इमरान को लाल कोठियों वाला क्लू अब खासा अहम महसूस होने लगा था। कम अज़ कम मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया था। अगले दिन पौन घंटे में इमरान ने ज़ुलेखा और छीदे को अच्छी तरह समझा दिया कि अगर उस संगीन केस में वो अपने लिए कुछ नरमी चाहते हैं तो इन्हें क्या करना होगा। इन्हें इस सारे मामले में फ़िलहाल बिल्कुल खामोश रहना था। यहाँ तक कि महकमे के चौकीदार सही से भी कोई बात नहीं करना थी, ना ही घर को ताला लगाकर कहीं गायब होना था। इमरान ने इनको तसल्ली दी कि वो इन्हें इस मामले से निकालने की कोशिश करेगा या कम अज़ कम सुल्तानी गवाह बना देगा। ज़ुलेखा और छीदे से बात करते हुए इमरान ने अपना लबो लहजा बिल्कुल पुलिस एहलकारों जैसा बना लिया था। वो अपना और हमारा तल्लुक़ को भी पुलिस से बता रहा था और हमने जो अपने चेहरे छुपा रखे थे इसकी वजह भी बयान कर रहा था। रात 3 बजे के लगभग हम अपने मेज़बान इम्तियाज़ के घर वापस आ गए। वो हमारे इंतज़ार में जाग रहा था। इस इंतज़ार में कई कप चाय के अलावा 1.5 किलो मूंगफली भी खा चुका था। ज़ुलेखा और छीदे के घर में जो कुछ नज़र आया उसने इमरान का हौसला भी बढ़ा दिया था। वो एकदम पुरजोश दिखाई दे रहा था। उसका पुख्ता इरादा बन गया था कि वो सेठ सिराज से तल्लुक़ रखने वाले इस मामले की तह तक ज़रूर पहुंचेगा। इन लम्हों में वो मुझे एक बाजीगर से ज़्यादा एक जासूस दिखाई दिया। सेठ सिराज के काले करतूतों को सामने लाने का सौदा उसके दिमाग में छा गया था। अब पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो ये काम कर गुजरेगा। मुझे थोड़े अरसे में मैंने उसके बहुत से गुण देख लिए थे और मुझे इस पर इत्मीनान सा होता जा रहा था। मुझे लगता था कि इस शख्स के अंदर से हर वक्त एक तवानाई सी फूटती रहती है और यह तवानाई उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी गरमाती है, इनमें हैरानकुन तब्दीलियाँ लाती है। मैं खुद ही गौर करता तो इन तब्दीलियों का सबूत सामने आ जाता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि चंद दिन पहले मैंने 20 अफराद के सामने एक ख़तरनाक खेल खेला था। रिवाल्वर के चैम्बर में असल गोली रखकर अपने जिस्म पर फायर किया था। बेशक इस अमल में मेरे अंदर की सख्त इज़्तिराबी कफ़ियत ने भी मेरी मदद की थी, लेकिन इसके लिए असल हौसला मुझे इमरान ही से मिला था। तालियों की वो आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी जो मेरे ट्रैगर दबाने के बाद फ़ज़ा में उभरी थी। और इस वाक़े से सिर्फ 13-14 घंटे पहले मैं इस कदर मायूस था कि रेल की पटरी पर लेट कर अपने जिस्म को टुकड़ों में बदलने
میرے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کر رہا تھا، بڑی نرمی سے اور صفائی سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہاں آ کر مجھے اپنے ساتھ زلیخا اور شیدے کے گھر لے گیا تھا۔ نہ بھی لے جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا، لیکن وہ شاید میرے اندر دلچسپی اور جوش پیدا کرنے کا خواہاں تھا۔ ہم علی صبح بستی کے جاگنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہڑپا کا قدیم شہر ابھی تاریکی اور دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ ہماری گاڑی ان ٹیلوں کے قریب سے گزری جن کے نیچے اور جن کے ارد گرد تقریباً 4500 سال پرانی تہذیب دمساتے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کھنڈرات کے ہولوں کو اپنے بالکل قریب محسوس کیا اور سوچا کہ یہ کب سے یہاں موجود ہے۔ بہت دیر سے، بے شک بہت دیر سے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور اس وقت بھی یہ در و دیوار تقریباً 2600 سال پرانے تھے۔ ہماری مہران کار اونچے نیچے راستے پر کھولے کھاتی ساہیوال کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اقبال اگلی نشست پر عمران کے ساتھ بیٹھا تھا، میں پچھلی نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب ہم لاہور کے گرد و نواح میں تھے۔ عمران ایک ٹریکٹر ٹرالی کو مسلسل ہارن دے رہا تھا، مگر وہ راستہ نہیں دے رہی تھی۔ ایک دو بار عمران نے بائیں جانب سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ادھر سے بھی راستہ نہیں ملا۔ ٹرالی میں چارے کے گٹھے تھے اور 6-7 افراد سوار تھے۔ یہ نوجوان تھے اور مستی میں دکھائی دیتے تھے۔ ٹرالی کے ٹیپ ریکارڈ پر بلند آواز سے گانے بھی بج رہے تھے۔ تھوڑا سا رستہ ملا تو عمران نے کوشش کر کے اوورٹیک کرنا چاہا۔ اس دوران میں ٹرالی ڈرائیور نے ٹرالی کو تھوڑا سا لہرایا اور ہماری کار کے پچھلے حصے پر ایک لمبی خراش رگڑا گئی۔ الو کے پٹھے عمران نے دانت پیس کر کہا۔ آگے جا کر اس نے گاڑی روک دی اور ہاتھ کے اشارے سے ٹرالی والوں کو بھی رکنے کا کہا۔ کار سے 15-20 قدم کے فاصلے پر ٹرالی بھی رک گئی۔ ان میں سے لڑکے چھلانگے لگا کر نیچے اتر آئے۔ کار کے دونوں بائیں اور دروازوں پر اچھی خاصی رگڑ آئی تھی۔ ٹرالی والوں نے تو تکرار ہوئی۔ اگر وہ ذرا سی بھی شرمندگی ظاہر کرتے تو عمران انہیں جانے دیتا، لیکن وہ ایک نمبر کے اجاڈ ثابت ہوئے۔ غالباً ان کا وڈیرا وغیرہ قریب ہی تھا۔ جب انہوں نے بڑھ بڑھ کر باتیں کی تو عمران کو بھی تاؤ آ گیا۔ ایسے معاملات میں پیچھے ہٹنے والا کہاں تھا؟ اس نے پھولی ہوئی ناک والے ڈرائیور کا گریبان پکڑا اور ایک طوفانی ٹکر اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ چل کر کنارے کے کھیت میں جا گرا۔ ایک دوسرے شخص نے اسے عقب سے دبوچنا چاہا، الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے عقب والے شخص کو بھرپور طاقت سے ٹرالی کے ساتھ ٹکرا دیا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ اسی جگہ کھڑا رہا کر ڈھیر ہو گیا۔ اس دوران میں اقبال نے بھی ایک شخص پر گونسوں کی بارش کر دی۔ عمران کی طرح وہ بھی لڑائی بڑائی میں ماہر نظر آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گسمان کا رن پڑ گیا۔ عمران اور اقبال کم از کم 5 بندوں سے بڑھ گئے تھے۔ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ عمران کس بلا کا نام ہے۔ اس نے بے حد مہارت اور بڑی بے رحمی سے چند سیکنڈ کے اندر 2 افراد کو بے بس کر دیا۔ ایک اپنا چہرہ پکڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، دوسرا ٹرالی سے ٹکرانے کے بعد بے حال سا ہو گیا۔ عمران کے ورثی جسم میں وہی غیر معمولی پھرتی نظر آئی جو سرکس میں زمین سے تقریباً 40 فٹ کی بلندی پر ہوا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اب اس پھرتی میں تیز کا عنصر بھی تھا، اس لیے اب یہ اور بھی قابل دید ہو گئی تھی۔ عمران اور اقبال کو یوں لڑتے اور غالب آتے دیکھ کر میرے اندر کا خوف بھی ماند پڑنے لگا۔ میں ابھی تک الگ کھڑا تھا اور کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس دوران میں عمران نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر نشست کے نیچے سے جیک کا آہنی راڈ نکال لیا۔ اس نے جیک کا راڈ میری طرف اچھالا اور خود جیک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ جیک راڈ میری طرف اچھال کر اس نے ایک طرح سے مجھے بھی لڑائی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، حالانکہ میں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ میرے شامل ہوئے بغیر بھی عمران اور اقبال آسانی سے نمٹ لیں گے۔ ابھی میں تذبذب میں تھا کہ کیا کروں۔ اچانک ٹرالی والوں میں سے ایک بندہ مجھ پر جھپٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لاٹھی تھی۔ اس نے
लाठी मुझ पर चलाई। मैं एक तरफ हटा, लाठी मेरे कंधे को छूती हुई ट्राली को जा लगी। मैंने आनी राड घुमाकर मध्य मुकाबले की गर्दन पर रसीद किया और हकीकत ये थी कि मेरी ज़िंदगी में यह पहला वार था जो मैंने हकीकी लड़ाई में किसी पर किया था। एक लम्हे के लिए मैं खुद दंग रह गया कि ये मैंने किस तरह कर लिया। गर्दन पर राड की ज़रब खाकर मेरा मध्य मुकाबला पूरी तरह डगमगाया। मेरा हौसला बढ़ा। इससे पहले कि वो पलटा था, मैंने राड की एक और ज़रब उसके सर पर लगाई। ये ज़्यादा ज़ोरदार ज़रब नहीं थी, फिर भी मुझे तसल्ली हुई। मध्य मुकाबल ने अपना तवाज़ुन दुरुस्त किया और फिर मुझ पर जवाबी वार करने के लिए तैयार हुआ। मगर यही अच्छा वक्त था